नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और देश भर के अलग अलग हिस्सों से आपके पास खबरें लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा के नूंह की बात करते हैं, जहां पर हिंसा पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब गिरफ्तार युवकों की रिहाई के लिए पंचायतों के अल्टीमेटम के बाद माहौल फिर से गर्मा गया है। 13 अगस्त को नूंह में हिंदू महापंचायत का आह्वान किया गया था। सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के ऐलान के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जानकारी के मुताबिक किरा गौशाला में महापंचायत का आह्वान हुआ है, जिसमें कई गांवों के लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन ने किसी भी तरह की मीटिंग के लिए परमिशन नहीं दी है। ये भी साफ हो गया है। 13 को इस महापंचायत की बात की जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, और क्या जानकारी है? परमिशन नहीं है, कोर्ट की तरफ से भी लगातार नजर रखी जा रही है, फिर ये महापंचायत की बात कैसे आ रही है? देखिए, बेसिकली जो हिंदू सर्व समाज की जो महापंचायत है उसके लिए कहा गया है कि ये नूंह के किरा गांव के आसपास होगी, जहां पर एक गौशाला है, और ये मांग रखी जा रही है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको रिहा किया जाए, जिन पर मुकदमे दर्ज हुए वो मुकदमे वापस हों। इस तरह की मांग के साथ ये महापंचायत करने की जो आह्वान है वो किया गया है। लेकिन जो नूंह प्रशासन है उसने अभी इस महापंचायत के लिए कोई परमिशन नहीं दी है। तो अभी कुछ देर पहले ये भी जानकारी मिल रही है कि पलवल के पास, जो नूंह से लगता हुआ इलाका है, पलवल के पास ये गाँव है, अब ये महापंचायत वहाँ करने की बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि महापंचायत जरूर होगी, चाहे प्रशासन परमिशन दे या ना दे। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो नूंह से पलवल का लगता हुआ इलाका है, वहां पर एक गांव है, वहां पर ये महापंचायत जो है वो कल होगी। और हालांकि जो जानकारी मिली है कि हरियाणा पुलिस ने किसी भी तरह की परमिशन अभी इस महापंचायत के लिए नहीं दी है, क्योंकि जिस तरह से नूंह में हिंसा हुई है, अगर ये महापंचायत हुई तो माहौल एक बार फिर से माहौल खराब हो सकता है। तो पुलिस जो है किसी भी तरह से इस महापंचायत को लेकर परमिशन नहीं दे रही है। नूंह के आसपास का इलाका और नूंह में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि दिन में कर्फ्यू खोला गया था, लेकिन शाम होते ही कर्फ्यू दोबारा लगा दिया गया है। 13 अगस्त तक जो है, कल तक इंटरनेट जो है उसको बंद करने का आदेश पहले ही आ चुका है। तो अभी जो नूंह है और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो काफी सेंसिटिव हैं और लगातार पुलिस की निगरानी में है। अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर तैनात हैं। तो ऐसे में लगता नहीं कि कोई मुकेश, क्या बातचीत के जरिए इस महापंचायत को रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से? क्या सुरक्षा और कुछ बढ़ाई गई है कर्फ्यू के बावजूद? देखिए, बिल्कुल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तमाम जो इस पंचायत के आयोजक हैं उससे बातचीत कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो महापंचायत है वो ना हो पाए। लेकिन जिस तरह से जो बीएचपी के लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर नूंह में महापंचायत नहीं हो पाई तो पलवल के पास एक गांव में महापंचायत होगी, जो कि नूंह से लगता हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रशासन फिलहाल चौकन्ना है, लेकिन महापंचायत का आह्वान कल के लिए दिया गया है। केंद्र सरकार न्याय प्रणाली में बदलाव की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए। ये 3 विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक नागरिकों की रक्षा के अधिकारों की रक्षा की भावना लाएंगे। इन विधेयकों में राजद्रोह कानून को खत्म करने का प्रस्ताव है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 2019 में सरकार ने इन बदलावों पर सोचना शुरू किया। इसे लेकर 4 साल मंथन चला। ये तीनों कानून गुलामी की निशानी थे, अंग्रेजियत से भरे थे। इनका लक्ष्य लोगों की भलाई नहीं, अंग्रेजी राज्य की रक्षा करना था। ये राय वहां पर थी। तो क्या है बदलाव का प्रस्ताव, उस पर एक हम नजर डालते हैं। कैसे ये कानून जो है, जिसे अंग्रेजों के जमाने का कानून बताया जा रहा है, वो कैसे बदलेगा। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो जाएगी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1882 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1873 भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 कहलाएगा।
और कानूनों में बदलाव जो हैं, जो बदलेंगे, उसमें क्या होगा। आईपीसी में जो 23 अध्याय थे वो भारतीय न्याय संहिता 2023 में 19 अध्याय ही होंगे। आईपीसी में 511 धाराएं थीं, भारतीय न्याय संहिता में करीब 356 धाराएं होंगी। और प्रावधान क्या होंगे, वो क्या है, वो भी आपको बताते हैं। हिट एंड रन जो है वो धारा 104, अगर दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए या वाहन चालक मौके से फरार हो जाए, घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट ना करे, तो 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना धारा 69 के तहत आएगा। शादी का झूठा वादा करके महिला से यौन संबंध बनाना अब अपराध होगा। 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। स्नैचिंग धारा 302 में आएगी। स्नैचिंग या झपटमारी अपराध की नई श्रेणी में परिभाषित किए गए हैं। इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पहले इसे चोरी का ही मामला माना जाता था। इसके अलावा मॉब लिंचिंग पे अब धारा 102 जो है वो आ गई है। भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, जन्म स्थान या आस्था के आधार पर हत्या, 5 या अधिक लोग अगर हत्या करते हैं तो 7 साल या उम्र कैद या मौत की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। संगठित अपराध धारा 109 के तहत आएंगे। अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, जमीन कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, गंभीर साइबर अपराध, मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध सामान, सेवाओं या हथियार तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती केस में उम्र कैद होगी। कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हत्या होने पर मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। आतंकवाद अब धारा 111 के तहत है। भारत या विदेश में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की नीयत से आतंकवादी गतिविधियों के मामले में उम्र कैद से मौत की सजा तक का प्रावधान बना हुआ है। और लोकसभा में कल 3 नए कानून बिल पेश किए गए, जिसमें एक कानून के तहत विदेश में छिपे अपराधियों पर अब भारत में मुकदमा चलेगा और उन्हें सजा भी सुनाई जाएगी। देश में कानूनों के इस बदलाव को लेकर बहस शुरू हो गई, लेकिन विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने इस कानून का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे दाऊद इब्राहिम सहित विदेश में छुपे सभी भगोड़ों का स्टेटस बदल जाएगा, उन्हें भारत लाने में मदद मिलेगी। सर नमस्कार। ये जो नया कानून कल बिल पेश किया है अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, उसमें यह प्रावधान है कि जो फरार है, देश से भाग चुका है, पकड़ से बाहर है, अब उसके खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है और उसको सजा भी हो सकती है। कितनी बड़ी बात है और क्या दाऊद पर यह लागू होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे होम मिनिस्टर अमित जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। जो कई सालों से हमारे देश में जो पुराने कानून थे उनका उन्होंने ढांचा ही बदल दिया। मुझे लगता है जब तक मैं 93 की बॉम्ब ब्लास्ट केस हमने जो चलाई, जिसमें 2 माफी के गवाह भी बनाए गए थे और उन्होंने जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जो सख्त सबूत कोर्ट में पेश किए, अभी उनको वापस एग्जामिन करना बहुत जरूरी हो गया है। और इससे इसलिए क्योंकि हमारे कानून में एक पहली 299 सीआरपीसी में एक प्रावधान था कि आरोपी के गैर हाजिरी में भी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन अगर आरोपी आया तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की उसको संधि मिलती थी। और उसका यूज क्या होता था? कोई यूज नहीं होता था अगर आरोपी फरार है तो। लेकिन मुझे लगता है कि ये नया जो बिल हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके वजह से आज हम उसके खिलाफ सिर्फ ट्रायल नहीं तो कोर्ट उसे सजा भी दे सकती है। और मुझे ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर उसे सजा मिलती है तो मुझे लगता है कि जहाँ वो पनाह लेके बैठा है, जहाँ पाकिस्तान में छिपा हुआ है, जहाँ पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि दाऊद हमारे भूमि में नहीं है, मुझे लगता है कि इंटरपोल के माध्यम से उन सभी राष्ट्रों पे एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जिसके तहत उनको वहाँ भारत को भेजना ही पड़ेगा। और इसलिए सजा का मिलना ये प्रावधान मुझे लगता है बहुत गंभीर और अच्छा सख्त कदम सरकार ने उठाया है। हमारे एक्स्ट्रेडिशन कानून में भी थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि आज एक्स्ट्रेडिशन कानून के मुताबिक अगर ट्रीटी भी होती है दोनों देशों में, तो वहाँ फॉरेन कोर्ट हमारा सबूत क्यों छानबीन करती है, वहाँ क्यों इंक्वायरी करती है?
हमारे देश के कोर्ट का नॉन बेलेबल वारंट ये फॉरेन कोर्ट में प्राइमा फेसी एविडेंस समझना चाहिए और उसके तहत उस मुजरिम को हमारे देश भेजना चाहिए। धन्यवाद। तो देश बदल रहा है, कानून में भी बदलाव हो रहा है, और इस नए कानून जो आएगा तो अगर उसके तहत सजा हो जाती है तो जो आरोपी है उसकी स्थिति बदल जाती है। अभी वो संदेहास्पद है, संदिग्ध आरोपी है, लेकिन तब वो सजायाफ्ता आरोपी माना या मुजरिम माना जाएगा, जिससे कि विदेशों में दबाव पड़ेगा, विदेशी सरकारों पर दबाव पड़ेगा ताकि उन्हें भारत वापस भेजे। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और इस वक्त राहुल गांधी वायनाड में बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുക എന്നത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. I can't tell you about all the people I spoke to, but I will give you 2 examples. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. Examples that I will never forget, and examples that are disturbing me right now. तो सांसद ही बहाल होने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में गए हैं राहुल गांधी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के सागर में पीएम मोदी ने रविदास स्मारक स्थल का भूमि पूजन किया। 100 करोड़ की लागत से बनने वाला ये मंदिर करीब 2.5 साल में तैयार होगा। संत रविदास की कमल पर विराजित प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंदिर में भक्त निवास, फूड कोर्ट, म्यूजियम, 4 गैलरी, 2 प्रवेश द्वार का भी निर्माण होगा। स्थल पर भी भूमि पूजन किया है। स्मारक स्थल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान योजना के जरिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। आदिवासी क्षेत्रों में 700 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबें देती है, स्कॉलरशिप देती है। मिड डे मील की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों का अच्छा पोषण वाला खाना मिले। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। इतना ही नहीं, कोई भी दलित, वंचित, पिछड़ा बिना घर के न रहे। हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष वोटिंग से डर गया और चर्चा के दौरान सदन छोड़कर चला गया। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने
इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। वो नहीं चाहते थे मणिपुर, और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव ला करके राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने 2024 चुनाव के लिए राजनीतिक एजेंडा सेट करने के साथ साथ विरोधियों के हमले का भी जवाब दिया। पीएम ने अपने भाषण के जिन 5 प्रमुख बिंदुओं को छुआ, उसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए न सिर्फ अगले साल होने वाले 2024 के चुनाव के लिए राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की, बल्कि इस पूरे बहस के दौरान विपक्ष की ओर से जो हमले किए गए उसका भी करारा जवाब दिया। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए चुनाव जीतेगी और बड़े अंतर से सत्ता में वापसी होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो तीसरे टर्म के लिए अपने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे टर्म की वो तैयारी कर रहे हैं, और एक ये भी खाका खींचा कि तीसरे टर्म में उनके पास क्या क्या एजेंडा है, उनके पास क्या क्या योजनाएं हैं और देश के लिए आखिर वो कौन से काम वो करने वाले हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इस दौरान वो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनते देखना चाहते हैं और उसके लिए वो कदम उठा रहे हैं और वो देश को उनकी गारंटी है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री के भाषण से निकल कर आई कि उन्होंने इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो अलायंस बना है विपक्षी पार्टियों का वो मजबूरी का गठबंधन है और ऐसी पार्टियां जो प्रदेशों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहती हैं, लगातार उनके खिलाफ बातें करती रहती हैं, वो अब एक साथ आ गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको हटाना है और ये मजबूरी का गठबंधन है। एक बार फिर से उन्होंने इंडिया अलायंस पर हमला करने के लिए जो वो लगातार कह रहे हैं, उन्होंने इंडिया की जगह घमंडिया शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये क्विट इंडिया यानी इन तीनों चीज़ों को भारत छोड़ना होगा। इंडिया को जोड़कर बार बार प्रधानमंत्री हमला कर रहे हैं इंडिया अलायंस पर, और उनका ये कहना था कि ये मजबूरी का गठबंधन है। तीसरी सबसे बड़ी बात, चूँकि इस पूरे अविश्वास मत पर बहस के दौरान विपक्ष की ओर से मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था, राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया था, लिहाजा प्रधानमंत्री ने भी मणिपुर पर भी अपनी बात रखी। हालांकि जब वो मणिपुर पर अपनी बात कह रहे थे उस वक्त पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था उसके पहले ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर के लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है और सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ शांति बहाल हो। उन्होंने मणिपुर के लोगों से ये अपील की कि शांति बनाए रखें और सरकार की जो कोशिशें हैं उस पर उसको मदद करने की बात उन्होंने मणिपुर के लोगों से कही। चौथी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री के भाषण से निकली वो ये थी कि उन्होंने सरकार की जो उपलब्धियां हैं पिछले 9 सालों में 2014 से लेकर अब तक वो गिनाई और प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में कहा कि किस तरीके से भारत के लिए उनकी सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। एक जो बड़ी बात उन्होंने कही कि नीति आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले 5 सालों में 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है और इसकी सराहना न सिर्फ देश में बल्कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने भी की है कि किस तरीके से गरीबी रेखा से बाहर भी निकाला गया लोगों को, और जो उनकी योजनाएं हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, उसके ज़रिए लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया गया साफ सफाई के ज़रिए। और जो आखिरी जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री की भाषण से निकल कर आई वो ये थी कि अब जो सरकार
उनका जो दावा है कि तीसरे टर्म में आएंगे और भी आगे उनकी जो सरकार बनेगी, उनका ये दावा था, उसमें उनकी सरकार की क्या योजनाएं हैं। पहले भी सरकार 25 सालों की योजना लेकर चल रही है मोदी सरकार, और उनका कहना है कि 2047 में जब भारत को आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए। तो इसके भी बारे में एक खाका उन्होंने देश के सामने रखा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में न सिर्फ राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की, बल्कि देश के लोगों के लिए, देश के लिए आने वाले सालों में उनकी क्या योजनाएं हैं उसको भी देश के सामने रखा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे दिल्ली में कैसे बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जबलपुर की हिरम नदी में सना खान के शव की तलाश की जा रही है। हिरम नदी में गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। नदी के चप्पे चप्पे पर लाश को तलाशा जा रहा है। आरोपी अमित से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की जबलपुर में हत्या कर दी गई। करीब हफ्ते भर पहले सना खान अपने कथित पार्टनर से मिलने जबलपुर गई थी, जिसके बाद से वो गायब थी। सना खान के परिवार वालों की शिकायत पर जबलपुर पुलिस ने कथित पति और पार्टनर अमित साहू उर्फ पप्पू साहू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने सना खान की हत्या की बात कबूल कर ली है और ये भी बताया कि उसने सना खान की हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया। कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की संदिग्ध मौत के आरोपी को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 22 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। छात्र स्वप्नदीप कुंडू की हॉस्टल के दूसरे मंजिल से गिरने से मौत हुई थी। पीड़ित परिवार इसे रैगिंग से जोड़ रहा है और कुछ सीनियर छात्रों को इसका जिम्मेदार बताया गया है। पुलिस ने मामले में 3 छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। आगे की जांच के लिए कॉल डिटेल्स और दूसरे कुछ तथ्यों पर गौर किया जा रहा है। दिल्ली में 15 अगस्त को 76वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम को लेकर बेहद खास तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है और आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की सुरक्षा अभेद रहेगी। एनएसजी, एसपीजी, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के करीब 40,000 जवान लाल किले की सुरक्षा संभालेंगे। लाल किले के आसपास करीब 9 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। जिस रूट से प्रधानमंत्री आएंगे उस रूट के साथ साथ लाल किले के अंदर और लाल किले के आसपास करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम लाल किले के अंदर है और उसमें दिल्ली पुलिस के जवान लाइव जो फुटेज है वो देखेंगे और फुटेज में कोई भी संदिग्ध नज़र आएगा तो तुरंत कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो एनएसजी के जवान हैं वो 7 लोकेशन पर तैनात रहेंगे। उनके जो स्नाइपर्स हैं वो 15 जगहों पर तैनात रहेंगे। जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 8 जगहों पर लगाया गया है। सबसे बड़ा खतरा ड्रोन से अटैक का है, इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने 270 रूफटॉप बनाए हैं, यानी कि वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे और उनके पास एक लाल झंडा होगा, एक सफ़ेद झंडा होगा। लाल झंडे का मतलब ये है, अगर वो लाल झंडा हिलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खतरा है, और सफ़ेद झंडा उनके हाथ में अगर रहेगा और अगर उसको लहराएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सब शांति है। तो इस तरह से लाल किले की सुरक्षा जो है वो काफ़ी कड़ी की गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर रहेगा, 300 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज रहेंगे और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। पतंगबाजी को रोकने के लिए जो काइट कैचर हैं उनको तैनात किया जाएगा। अगर कोई भी पतंग आसमान में उस दौरान नजर आएगी तो तुरंत जो काइट कैचर हैं वो पतंग को नीचे गिराएंगे। इसके अलावा जो पूरा इलाका होगा वो नो फ्लाई जोन होगा। प्रधानमंत्री जब
लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे तो पूरे समारोह की जो थीम है वो G20 पर आधारित होगी। जहां प्रधानमंत्री का एक स्टेज होगा, उसके ठीक सामने एक G20 का बड़ा सा लोगो लगा होगा। समारोह में करीब 10,000 लोग आएंगे और उनकी जो सुरक्षा जांच है वो बेहद कड़ी होगी और दिल्ली पुलिस के जवान जो है कई स्तरीय जो सुरक्षा वो दे रहे होंगे, वो सभी लोगों की सुरक्षा जांच करेंगे। तो इस तरह से हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के मौके पर लाल किले में सुरक्षा काफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और एक तरह से लाल किले को अभेद्य किले के तौर पे तब्दील किया जा रहा है, जिससे कोई भी अनहोनी ना होने पाए और पुलिस की लगातार जो निगरानी है वो रहेगी। आसमान में किसी भी तरह का जो ड्रोन है या दूसरी छोटी चीज़ें हैं उनके उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। सस्ते टमाटर के लिए सड़क से लेकर ऑनलाइन तक मारामारी मची है। अब भारत सरकार नेपाल से टमाटर मंगा रही है, जिससे टमाटर के दाम को काबू में किया जा सके। लेकिन क्या टमाटर सस्ता होगा? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ₹70 किलो टमाटर सस्ता लग रहा है और इसे खरीदने की जद्दोजहद सड़क से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर तक में दिख रही है। नेहरू प्लेस के NCCF के गोदाम में दिनेश कुमार की टीम टमाटर पैक करने में जुटी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो अपने साथियों से और तेज पैकिंग करने को कह रहे हैं। शाम 3 बजे तक टमाटर के 1500 डिब्बों को दिल्ली NCR के घरों में सप्लाई करना है। हमारा तो सर काम होता है पैक करना है, ऑनलाइन बुक हो जाता है ऑलरेडी। 1 घंटे में जैसे 1500 बुक हो गए, तो ये बाकी जब डिलीवरी जो डिपार्टमेंट है वो पहुंचाते रहते हैं। दरअसल 22 जुलाई से सरकारी ई प्लेटफॉर्म ONDC के जरिए सरकार ने टमाटर की ₹70 किलो ऑनलाइन बिक्री शुरू की थी, लेकिन सुबह 9 बजे वेबसाइट खुलते ही 7 मिनट के भीतर 3000 किलोग्राम के टमाटर की बुकिंग हो गई। लिहाजा 10 मिनट के भीतर ही ऑनलाइन बिक्री रोकनी पड़ी। अभी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन आपके यहाँ बिक्री चल रही है, बहुत तेजी के साथ में काम हो रहा है जी। क्या उसको कैसे आदमी कर सकता है? और आप बता रहे हैं कि 7 मिनट के अंदर 3000 कॉलें जो है वो आ गई टमाटर जी। बिल्कुल आ जाती है। 9 बजे शुरू होता है मॉर्निंग में, 9:10 तक उसका ओपन होता है। उसी टाइम में हमारा इतना बुकिंग हो जाता है 3000 kg के आसपास, 1500 पैकेट। अच्छा जी, 10 मिनट के भीतर इतना 1500 पैकिंग। जी जी। तो आप सोचिए अगर ये दिन भर टमाटर बेचें तो आप टमाटर की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। नहीं सर जी, उसमें पैकिंग है, लेबर है, बहुत सारे उसके लिए डिमांड है, तो नहीं हो सकता ना, इतना इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग 9 बजे प्लेटफॉर्म खोलते हैं और उसके बाद में क्लोज कर देते हैं जी। लेकिन टमाटर के लिए मची इस आपाधापी के बीच वित्त मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर सुनाई है। अब नेपाल के टमाटर को बाजार में उतारा जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो शनिवार को NCCF का ये गोदाम नेपाल के टमाटर से भर जाएगा। हमने नेपाल से टमाटर की आयात शुरू कर दी है। सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए हैं। टमाटर की पहली खेप वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में शुक्रवार तक पहुंचने वाली है। कानपुर बाय फ्राइडे इटसेल्फ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर की फसल खराब होने से बाजार में अब इसके दाम 200 से 250 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस आपाधापी ने ये जरूर साबित कर दिया है कि टमाटर हमारे खाने में कितनी अहमियत रखता है, जिसके लिए लोग धक के खाने को तैयार हैं। नई दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।